Hello aspirants, welcome to a new video on AgriLearners YouTube platform. So today in this session we are going to discuss and we are going to cover the Union Budget 2022 एग्रीकल्चरल हाइलाइट्स जिसमें हम कवर करेंगे 30 नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल अपडेट्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है हाल ही में ही यूनियन बजट पेश किया गया है बाय आवर एस्टीम्ड फाइनेंशियल मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी। So do join us on www.agriguru.in for more such updates on current affair courses. So before I start this session, I would like to request you please do like, share and comment and do subscribe our channel. So let's start this session. So the first thing is rupees 2.37 lakh crore to farmers for buying crops under the minimum support price to benefit 16 million wheat and paddy farmers. So हमारे farmers को जो procurement के लिए support किया जाता है उनके जो पैडी होता है wheat होता है कुछ भी crop होता है तो हर चीज में एक minimum support price जिसको MSP बोलते हैं उसको तय करने किया गया है। मतलब गवर्नमेंट कितना प्रोक्योर करेगा, कितना बजट उसके लिए रखा जाएगा, दैट इज ऑलमोस्ट 33 बिलियन यूएसडी। Second thing is in 2022 budget for departments under the agricultural ministry focus subsidy to farmers across supply chain। जो supply chain के साथ जुड़े होते हैं जो farmers, small and medium farmers especially, उनके लिए allot किया गया है और allocate किया गया है rupees 1.32 lakh crore which is equivalent to 18 billion US dollar। So the third one is for linking 5 rivers which will benefit almost 9 lakh farmers with irrigation and more, so biodiversity। So इसके लिए allocate किया गया है बजट में 44,000 crore और 6 billion US dollar। So कौन कौन से वो 5 रिवर है जिसको इंटरलिंकिंग की मतलब करने के लिए ये बजट allocate किया गया है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। So next is drones. This is the most important and most highlighted point here. The Kisan drones for crop assessment, digitization of land records and spraying of insecticides. So इसमें क्या होगा, रूरल यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कॉस्ट रिडक्शन टू फार्मर्स। सो किसान ड्रोन्स में 75% तक की सब्सिडी देने की भी बात किया गया है। 75% सब्सिडी किसको दिया जाएगा, जो कोई भी एजेंसी ड्रोन्स खरीदेंगे फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस तो उनको 75% तक मैक्सिमम 75% तक की सब्सिडी दिया जाएगा। तो डिफरेंट एजेंसी इसको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए खरीदेंगे और फिर हम इसको अपने फार्मर्स को भी सप्लाई किया जाएगा। कौन कौन से पर्पस के लिए, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो डिजिटाइजिंग द लैंड रिकॉर्ड्स, द क्रॉप असेसमेंट एक्सेट्रा। इसमें क्या होगा, रूरल यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और फार्मर्स की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, उनके जो इनपुट के जो कॉस्ट रिड्यूस होगा। लेट अस मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंस एग्री स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। सो हम हमेशा से हमारे जो एग्री स्टार्टअप्स को या फिर रूरल एंटरप्राइजेस को, एग्री बिजनेस को, इन सबको बढ़ाने की बात किया जा रहा है। ये ऑलमोस्ट थर्ड ईयर है जिसमें ये सब बताया जा रहा है। इसमें फैसिलिटेट किया जाएगा फंड को विथ सम ब्लेंडेड कैपिटल रेज्ड अंडर द को इन्वेस्टमेंट मॉडल थ्रू नाबार्ड, मोर एग्री टेक्स टू इमर्ज। जितना ज्यादा एग्री स्टार्टअप्स होगा उतनी ज्यादा हमारे रूरल एंटरप्राइजेस भी आएंगे, उसके साथ हमारे यूथ्स को काम भी मिलेगा। इससे क्या होगा, जो को इन्वेस्टमेंट की मॉडल होता है नाबार्ड का, ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। Next, it comes to a public-private partnership, that is PPP, for digital and high-tech services to farmers। पूरा देश डिजिटल हो रहा है, हमारे सर्विसेज भी डिजिटल हो रहा है, तो फार्मर्स क्यों पीछे रह जाए। इसलिए involvement of public sector research and extension institutions along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value। So इसमें क्या होगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे कि कोई भी, जैसे बड़े बड़े हमारी कंपनी होता है, आईटी कंपनीज होते हैं, उनको गवर्नमेंट के साथ अटैच किया जाएगा। मिलके वो लोग क्या करेंगे, जो प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो लोग पब्लिक सेक्टर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके हमारे फार्मर्स को डिजिटल इंडिया की तरफ ले जाएंगे। नेक्स्ट, स्पेशल स्कीम्स ऑन ऑयल इंपोर्ट्स। तो आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों से हमारे जो एडिबल ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रखे हैं,
तो इसके लिए क्या स्कीम आया है? स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड टू लोअर द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल सीड्स, फोकस इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। सो क्यों होता है हमारे कोई भी चीज बहुत ज्यादा महंगी होने की वजह यही होता है जब हम इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं। तो अब इस बजट में ये कहा गया है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे rather than depending upon the imports of oil seeds. Next point, chemical free and natural farming. ऑलमोस्ट ये चीज हमेशा होता है कि हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उस तरफ जा रहे हैं। will be promoted throughout the country beginning with 5 kilometer wide corridors along the river Ganga. So रिवर गंगा की वहां पे एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि 5 किलोमीटर विड्थ का होगा। इससे क्या होगा, जो हमारे सरप्लस वाटर है या फिर जो भी वाटर है जो वेस्टेज होता है वो सारे चीजों को हम डाइवर्ट करके उसको फार्मिंग में यूज कर सकते हैं और कई सारे कॉस्ट इफेक्टिव काम में यूज कर सकते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं? केमिकल फ्री एंड नेचुरल फार्मिंग, उसको हम बढ़ावा देंगे इस बजट के हिसाब से। नेक्स्ट, ब्रांडिंग मिलेट। आप सबको पता है 2023 हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ मिलेट। You got it, 2023 as the year of millets. So हम millets को क्या करेंगे? Products nationally and internationally support post harvest value addition enhancement of domestic consumption of millets. So millets की जो goodness होता है, उसके जो health benefits होते हैं, उसको हम धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। This society is going to understand the value of millets with along with other crops, edible crops. सो इसको हम नेशनली एंड इंटरनेशनली सपोर्ट करेंगे। किन किन चीजों में? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इसके डेवलप किया जाएगा, वैल्यू एडिशन मटेरियल्स एनहांस किया जाएगा, ये सब होगा। तो मिलेट्स एक ऐसी चीज है जिसको जनरली ट्राइबल फूड की तरह ट्रीट किया जाता था पहले, लेकिन अब क्या हो रहा है? स्पेशली आई एम सेइंग अबाउट अ थिंग इन ओडिशा, देयर इज this value addition is going so well in Odisha government. They are doing value addition like different kind of sweets, different kind of dishes they are making from millets, different kind of millets, and this is going to be very popular among the folk. So ये सब चीजें भी किया जाएगा and also we should enhance the domestic consumption of millets. Then number 10, financial assistance for agroforestry and private forestry. Farmers belonging to scheduled caste and scheduled tribes who want to take up agroforestry. जैसे कि हम लोगों को पता है agroforestry क्या होता है। हम फॉरेस्ट लैंड या फिर फॉरेस्ट्री को जब हमारे जनरल क्रॉपिंग के साथ इंटीग्रेट करते हैं, उसी इंटीग्रेटेड सिस्टम को हम एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं, जिसमें एक एफिशिएंट न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग या फिर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का चांस भी होता है। इसलिए क्या किया जाएगा? उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो लोग प्राइवेट फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री चाहते हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट्री में क्या होगा? एक नॉर्मल लैंड जो कि डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट होगा, वहां पे एक फॉरेस्ट लैंड क्रिएट किया जाएगा, तो प्राइवेटली क्रिएट किया जाएगा अगर उसमें असिस्टेंस दिया जाएगा, स्पेशली फॉर द SC एंड STs. Next, Indian Railways to support. Okay, it is a very important one. Railway will develop new and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprises. So, जो हमारी logistic support होता है, जो हमारे supply chain होता है, उसमें railway is one of the most important player. So, ये logistic को थोड़ा strengthen करेंगे इस budget के हिसाब से, ये strengthen किया जाएगा to support the small farmers, small and medium enterprises. जैसे कि ऑर्गेनिक चीजें उसकी हमारी लॉजिस्टिक या फिर जो सप्लाई चेन है वो थोड़ा लूज है, वो उस बारे में ज्यादा अवेयरनेस है नहीं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इनपुट कहीं ज्यादा ना हो जाए, आउटपुट हमारे जो मार्केटिंग में प्रॉब्लम ना हो जाए आउटपुट के बाद। तो ये सब चीजों को कैसे हम रिड्यूस करेंगे धीरे धीरे, सो दैट वी कैन फॉलो ए नेचुरल एंड केमिकल फ्री फार्मिंग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो स्मॉल फार्मर्स है, जो कि मीडियम एंटरप्राइजेस या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस को चलाते हैं, उनको स्पेसिफिक सपोर्ट दिया जाएगा फ्रॉम इंडियन रेलवेज। जो पार्सल सिस्टम होता है ये सप्लाई चेन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन, CO2 रिडक्शन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करें, जो कि कॉल ऑफ दिस आवर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, क्योंकि हमारे एयर क्वालिटी इन द मेट्रो सिटीज आर गोइंग टू deliberately deteriorating day by day. So 5 to 7% of biomass pellets will be uh,
carbon oxide fired in thermal power plants resulting in CO2 saving of 38 MMT annually. So अब हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब क्या करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रह के दिक्कत करता है, हमारे एयर क्वालिटी को खराब करता है, उसको अगर हम वापस सॉइल में ले आए और उसको प्लांट्स में सेव कर ले, सॉइल की कोई भी तरीके से, सॉइल की किसी भी जगह वो सेव हो जाए किसी भी तरह से, मतलब रिसाइकलिंग हो जाए अगर एयर से आके सॉइल में, तो वो बेनिफिट देता है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, बायोमास पेलेट्स आर यूजिंग। Next, 13. Revise the syllabus of agricultural universities. States will be encouraged to revise the syllabus to meet the needs of organic and modern day agriculture and value addition. So हम लोग कई सालों से जो भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जितने भी है आईसीआर के अंडर हो या फिर आईसीआर एक्रेडिटेड हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, उनकी जो सिलेबस है वो रिवाइज नहीं हुआ है कई सालों से, ऐसा मानना है। तो ये भी फोकस किया जाएगा कि जो हमारे प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर है, जो हम फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर है, उसको ऐड किया जाए। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, ये सब यूज किया जाए, मतलब उस सिलेबस में इंक्लूड किया जाए। सो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। प्लीज डू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।